हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं हूं सीए पंकज सरावगी और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका जो जून 2024 का एग्जाम हुआ है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, आज दोपहर में 2 से 5 बजे उसका आज हम एमसीक्यू का सॉल्यूशन मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। डिटेल में डिस्कस करेंगे एमसीक्यू का और जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है उसका सॉल्यूशन मैं आपके पास जल्दी ही लेकर आऊंगा फुल फ्लेज एक पीडीएफ के साथ, जैसे कि हम हमेशा नॉर्मली आपके लिए लेकर आते हैं। जून 23, दिसंबर 23 या उससे पहले की भी जैसे सॉल्यूशन हमने प्रोवाइड कराए वैसे बिल्कुल जून 24 के भी हम आपके लिए सॉल्यूशन लेकर आएंगे। बट फिलहाल मैं आपको एमसीक्यू के सॉल्यूशन में आपके साथ डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके छोड़ दीजिए, क्योंकि फुल फ्लेज डिटेल्ड सजेस्टेड आंसर जल्दी हम सारे के सारे पेपर्स के लिए आपके लिए लेकर आने वाले हैं। सर जैसा कि हमें पता है आज हमारा जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर हुआ 100 नंबर का पेपर होता है, 3 घंटे का पेपर होता है। 2 सेक्शन में ये पेपर होता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी, क्योंकि सेक्शन ए में 2-2 नंबर के 15 एमसीक्यू पूछे जाते हैं और सेक्शन बी में आपको बोला जाता है 7 में से कोई भी 5 क्वेश्चन करके दे दो। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले सेक्शन ए जो कंपलसरी क्वेश्चन होता है उसके एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस का भी एक बार एनालिसिस करेंगे कि सर कौन से चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, क्या वेटेज थी। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के सॉल्यूशन आज मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। सर ऑलमोस्ट सभी बच्चों को पता था कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला पॉइंट था मैनेजमेंट अकाउंटेंट यूजेस कॉस्ट अकाउंटिंग टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। सर बिल्कुल मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग के टूल्स एंड टेक्निक्स यूज करते हैं प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग के लिए, बिल्कुल करते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज मोस्टली हिस्टोरिकल इन इट्स अप्रोच एंड इट्स प्रोजेक्ट द पास्ट। सर देखो पास्ट को कभी प्रोजेक्ट किया ही नहीं जा सकता, हमेशा फ्यूचर को किया जाता है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग, तो हम फ्यूचर की बात करते हैं ना कि पास्ट की। तो ये जो बी स्टेटमेंट था दैट वाज द फॉल्स, योर करेक्ट आंसर विल बी बी। सेकंड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू DuPont methodology the parameter that drive return on equity that is ROE is or R। सर DuPont में जो रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट किया जाता है उसमें कौन कौन से पैरामीटर कंसीडर किए जाते हैं। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस सर लिया जाता है क्योंकि उसमें आप नेट प्रॉफिट अपॉन में सेल्स लेते हो। सर एसेट यूसेज भी लेते हैं क्योंकि एसेट टर्नओवर लेते हैं, और सर फाइनेंशियल लेवरेज भी लेते हैं क्योंकि हम उसके अंदर इक्विटी शेयर होल्डर फंड भी कंसीडर करते हैं कि टोटल में कितना होता है। तो ऑल ऑफ द अबव, डी विल बी योर फाइनल आंसर, ऑल ऑफ द अबव। थर्ड, सर अभी प्रैक्टिकल और थ्योरी कितना एमसीक्यू प्रैक्टिकल आया, कितना एमसीक्यू थ्योरी था देखेंगे। फिलहाल अभी तक थ्योरी ही चल रहा है। थर्ड एमसीक्यू भी थ्योरी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर इज एन ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट हुज मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग रेवेन्यू एंड करंट एक्सपेंसेस। सर इन्वेस्टमेंट सेंटर जो है उनके जो मैनेजर होते हैं दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग रेवेन्यू एंड करंट एक्सपेंसेस। ए विल बी योर करेक्ट आंसर एज पर योर स्टडी मटेरियल। ए विल बी योर करेक्ट आंसर। सर फोर्थ भी थ्योरी देखने को मिल रहा है। द लैपलेस क्राइटेरिया इज द फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। सर कौन से टॉपिक में लैपलेस पढ़ते हो आप, दैट इज डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी वाले केस में हम लैपलेस क्राइटेरिया पढ़ते हैं। सी विल बी योर करेक्ट आंसर। फिफ्थ से आपके प्रैक्टिकल एमसीक्यू स्टार्ट हुए। फिफ्थ क्वेश्चन, सर फिफ्थ क्वेश्चन आपका पूछा गया रेजिडुअल इनकम में से। बोन a division of Bent Limited, a manufacturing company has total assets of रुपये 12 लाख, 12 लाख रुपए आपने एसेट में डाल रखे हैं। ऑपरेटिंग इनकम आपकी 3 लाख रुपए की। व्हाट इज द डिविजनल आरआई पूछा है, रेजिडुअल इनकम पूछा है। अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% हो तो सर सिंपल आपका ऑपरेटिंग इनकम है 3 लाख, 12 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है जिसपे 15% आपकी कॉस्ट है, तो 12 लाख का 15% 1,80,000 जो है वो आपकी कॉस्ट आ गई, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो 1,20,000 जो है दैट विल बी योर रेजिडुअल इनकम। सी विल बी योर करेक्ट आंसर, 1,20,000। नेक्स्ट सिक्स्थ, अगेन ए प्रैक्टिकल एमसीक्यू दैट इज गिवन फ्रॉम लर्निंग कर्व। एन एम्प्लॉय ऑफ डॉक्सिन लिमिटेड took 5 hours to complete the first unit job in the assembly line। सर पहली यूनिट को कंप्लीट करने में 5 घंटे लगेंगे। यूजिंग ए 80% इंक्रीमेंटल यूनिट टाइम लर्निंग मॉडल। सर 80% का लर्निंग मॉडल आपने लेना है। द टाइम टू बी टेकन टू कंप्लीट द सेकंड यूनिट जॉब विल बी, तो सेकंड यूनिट को कंप्लीट करने में क्या टाइम लगेगा। तो सर जब आप 1 से 2 यूनिट पे जाओगे तो आपका जो एवरेज टाइम पर यूनिट है
5 घंटे वो 80% रह जाएगा, दैट इज 4 घंटे रह जाएंगे, 5 का 80% 4 घंटे। तो एक यूनिट को बनाने में 1 × 5 टोटल टाइम लगेगा 5 घंटे, लेकिन 2 यूनिट बनाओगे तो एक यूनिट में 4 घंटे, तो 2 यूनिट में 8 घंटे। तो दूसरी यूनिट को बनाने में कितना टाइम लग रहा है? 3। क्वेश्चन कह रहा है सेकंड यूनिट का टाइम बताओ, तो 3 घंटे। बी विल बी योर करेक्ट आंसर। सर सेकंड यूनिट को बनाने में 3 घंटे यहां पे लगेंगे, 3 घंटे लगेंगे। नेक्स्ट 7th, फिर से प्रैक्टिकल एमसीक्यू। इन द फैक्ट्री ऑफ DUSN लिमिटेड यूजिंग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम, द डिटेल्स ऑफ ओवरहेड एक्सपेंडिचर फॉर द मंथ ऑफ May 24 आर एज अंडर। आपके पास स्टैंडर्ड और एक्चुअल गिवन है, स्टैंडर्ड का हो चाहे बजट का हो एक ही बात है। सर फिक्स्ड ओवरहेड 80,000 रुपए, जबकि एक्चुअल में 85,000। वेरिएबल ओवरहेड की कोई रिलेवेंसी नहीं है, क्वेश्चन आप देखोगे तो आउटपुट 40,000 यूनिट आप सोच रहे थे, एक्चुअल में कितना आउटपुट आएंगे वो पूछा है। क्वेश्चन का कहना है फिक्स्ड ओवरहेड का इन्होंने वॉल्यूम वेरिएंस कैलकुलेट किया तो 4,000 एडवर्स मतलब नेगेटिव आया। तो क्वेश्चन आपसे जो क्वेश्चन मार्क था एक्चुअल आउटपुट वो जानना चाह रहा है। देखो फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला होता है रिकवर्ड ओवरहेड माइनस बजटेड ओवरहेड। रिकवर्ड ओवरहेड क्या होते हैं? एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय बजटेड रेट। और बजटेड ओवरहेड क्या होते हैं? सर बजटेड आउटपुट मल्टीप्लाई बाय बजटेड रेट। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस 4,000 नेगेटिव में गिवन था, एक्चुअल आउटपुट आपको पूछना है एक्स ले लिया। बजटेड रेट आप निकाल सकते हो सर 80,000 डिवाइड बाई 40,000, 2 रुपए आपका बजटेड रेट आ गया था, माइनस बजटेड ओवरहेड आप सीधा सीधा 80,000 लिख दो या 40,000 यूनिट इंटू 2 रुपए के रेट के साथ लिख दो। इसको सॉल्व किया तो सर एक्स आ गया 38,000। ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ए विल बी योर करेक्ट आंसर। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में से ये 2 नंबर का एमसीक्यू था। नेक्स्ट 8th एमसीक्यू, सर फिर से प्रैक्टिकल, और ये क्वेश्चन है अपना बजट एंड बजटरी कंट्रोल में से। FBT लिमिटेड is presently operating at 60% capacity and producing 600 यूनिट। अगर आप 60% कैपेसिटी पे 600 यूनिट बना पा रहे हो तो सिंपल सी बात है 80% कैपेसिटी पे आप 800 यूनिट बनाओगे। ठीक है। द कॉस्ट स्ट्रक्चर एट 60% लेवल ऑफ एक्टिविटी, जब आप 600 यूनिट बना रहे थे, मटेरियल था 50 रुपए, लेबर थी 25 रुपए, डायरेक्ट एक्सपेंस था 5 रुपए। तो प्राइम कॉस्ट की मैं बात करूं तो 50 + 25 + 5 सर 80 रुपए अपनी प्राइम कॉस्ट आ रही थी। प्राइम कॉस्ट पर यूनिट अपनी 80 रुपए की आ रही थी। फैक्ट्री ओवरहेड 20,000 रुपए था, जिसमें 60% वेरिएबल है। तो 60% वेरिएबल है मतलब 40% फिक्स है, तो 20,000 का 40% 8,000 रुपए फिक्स है, और 12,000 रुपए जो है 12,000 रुपए जो है वो वेरिएबल है, और 12,000 है 600 यूनिट पे, तो 12,000 डिवाइड बाई 600, तो 20 रुपए पर यूनिट ये वेरिएबल है फैक्ट्री ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 15,000 रुपए, जिसमें 60% फिक्स है, तो 15,000 का 60% 9,000 रुपए तो फिक्स है। तो सर 15,000 का 40% 6,000 रुपए वेरिएबल है 600 यूनिट पे, तो सर 6,000 वेरिएबल है 600 यूनिट पे, तो पर यूनिट कितना हो गया? 10 रुपए। क्वेश्चन चाहते थे टोटल कॉस्ट पर यूनिट बताओ 80% कैपेसिटी पे। तो सबसे पहले तो 80% कैपेसिटी पे यूनिट कितनी होगी? 800। सर 800 यूनिट, प्राइम कॉस्ट कितनी है? 50 + 25 + 5 80 रुपए, 64,000 रुपए तो प्राइम कॉस्ट हो गई। फैक्ट्री ओवरहेड में वेरिएबल ओवरहेड का पार्ट था 20 रुपए, और एडमिन ओवरहेड में वेरिएबल पार्ट था 10 रुपए। तो मतलब वेरिएबल ओवरहेड हो गया 10 + 20 30 रुपए, 800 यूनिट, तो 800 × 30, ये वेरिएबल ओवरहेड हो गया 24,000 रुपए। और फिक्स तो फिक्स ही रहेगा, 9,000 ये, 8,000 ये, 17,000, टोटल कर लिया सर 1,05,000 आ गया। क्वेश्चन कॉस्ट पर यूनिट जानना चाह रहा है, तो सर 1,05,000 यूनिट की कॉस्ट है आपकी, कितनी यूनिट के लिए? 800 यूनिट के लिए। अगर 1,05,000 रुपए की कॉस्ट है 800 यूनिट के लिए, इट विल बी 131.25। बी विल बी योर करेक्ट आंसर, 131.25 पर यूनिट। नेक्स्ट 9th एमसीक्यू, सर फिर से प्रैक्टिकल। 9 में से 5 प्रैक्टिकल आ गए हैं। SNG लिमिटेड इज चूजिंग विच ऑफ द 3 P, Q and R to make and has calculated likely payoff under 3 possible scenario A1, A2 और A3 giving the following payoff table। और आपको यूज करना है यूजिंग मैक्सीमैक्स, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट विच वुड बी चूजन बाय द कंपनी। तो सर आपको PQR में से सिलेक्ट करना है, तो इस तरीके से अप्लाई कर लो मैक्सीमैक्स। मैक्सीमैक्स है तो सबसे पहले मैक्सिमम पिक कर लो कॉलम वाइज, 40, 80, 100 में 100, यहां पे भी 100 और यहां पे 150। और मैक्सीमैक्स है तो इसमें से भी मैक्सिमम पिक कर लो,
150, तो R will be your answer. Sir, product R should be selected on the basis of Maximax criteria. सर 10th MCQ फिर से आपको यहां पे एक थ्योरी देखने को मिल गया, तो 5-5 का प्रोपोर्शन 1:1 का प्रोपोर्शन आ गया। आगे भी अगर मैं कहूं तो 6 थ्योरी 6 प्रैक्टिकल, 7 प्रैक्टिकल 8 प्रैक्टिकल और 9 प्रैक्टिकल। सर तो 9 प्रैक्टिकल देखने को मिल गए, अच्छी बात है, मतलब 18 नंबर के आसपास प्रैक्टिकल मिल गया आपको और 12 नंबर का आपको थ्योरी अटेम्प्ट करना पड़ रहा है। जितना ज्यादा प्रैक्टिकल मिल जाए उतना हमारे लिए अच्छा होता है, क्योंकि पूरे में से पूरे मार्क्स लाना ज्यादा इजी हो जाता है। सर 10th MCQ, a blank is defined as a budget continuously updated by adding a further accounting period when the earlier accounting period has expired. Sir, this is the definition of rolling budget. Rolling budget is defined as a budget continuously updated by adding a further accounting period when the earlier accounting period has expired. C will be your correct answer, rolling period. C will be your correct answer, rolling period. Next MCQ, MCQ number 11. In blank, both fixed and variable cost are considered for product costing and inventory valuation. सर इनमें से कौन सा है जिसमें हम वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट दोनों कंसीडर करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंट्री वैल्यूएशन में भी और प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करने में भी? सर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर ऐसा होता है। रेलिवेंट कॉस्टिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की तो कोई रेलेवेंसी नहीं है। मार्जिनल और अब्जॉर्प्शन में, मार्जिनल में तो केवल वेरिएबल लिया जाता है और अब्जॉर्प्शन में वेरिएबल और फिक्स दोनों कंसीडर किए जाते हैं। सी विल बी योर करेक्ट आंसर, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। 12th, अगेन ए प्रैक्टिकल एमसीक्यू। मेसर्स यूनिकॉर्न लिमिटेड sold 200 units and 300 units of its product in 2023 and 24 respectively. If total overhead for 2023 and 24 is 10,000 and 12,000 respectively, तो फिक्स्ड ओवरहेड क्या होगा? सर सेग्रीगेशन करना है सिंपली। सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला लग जाएगा, चेंज इन कॉस्ट 2000 रुपए डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट 100 यूनिट, तो सर ये आ गया 20 रुपए पर यूनिट। अब इनमें से दोनों में से कोई भी ईयर पिक कर लो, मैं 2023 पिक कर रहा हूं, तो 2023 में आपकी टोटल कॉस्ट है 10,000, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट हटा दो। आपने 200 यूनिट बनाई थी, हर यूनिट की कॉस्ट 20 रुपए थी, तो 200 इंटू 20, सर 4000 हटा दो 10,000 में से, तो बची हुई जो कॉस्ट है वो फिक्स कॉस्ट होगी 6,000। ए विल बी योर करेक्ट आंसर, 6,000। 13th एमसीक्यू फ्रॉम मार्जिनल कॉस्टिंग। अगर आपका पीवी रेशियो 20% है और सेलिंग प्राइस 50 है, तो सर 50 का 20% 10 रुपए आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा, 10 रुपए आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर 2000 यूनिट है और फिक्स्ड कॉस्ट अगर 30,000 है, तो एक्चुअल सेल क्वांटिटी क्या होगी? सर ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लो, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट है 30,000, कंट्रीब्यूशन निकाल दिया 10 रुपए, 3,000 यूनिट आपका ब्रेक इवन है। और टोटल सेल्स क्या होती है? टोटल सेल्स होती है ब्रेक इवन पॉइंट प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ब्रेक इवन पॉइंट निकाला 3,000 यूनिट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी गिवन है 2,000 यूनिट। योर फाइनल आंसर विल बी 5,000 यूनिट्स। सर इजी एमसीक्यूज हैं, अगर बेसिक्स अपने क्लियर हैं चैप्टर्स को लेकर, तो ये सारे के सारे एमसीक्यूज बिल्कुल बेसिक तरीके से गिवन है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही। हाँ एक आध क्वेश्चन में थोड़ा सा अपने को कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ रही थी, जैसे कि हमने अभी अभी इस क्वेश्चन में करी थी, ये थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग गया, बाकी तो छोटे छोटे एमसीक्यूज हैं। नेक्स्ट 14th एमसीक्यू। ए लिमिटेड प्रोड्यूसेस 500 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट इन 7,500 आवर, ये एक्चुअल आवर्स हैं, अगेंस्ट स्टैंडर्ड आवर्स 8,000, ये स्टैंडर्ड आवर्स हैं। अगर स्टैंडर्ड रेट पर आवर 50 रुपए, तो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, सर सीधा सीधा फॉर्मूला लग जाएगा, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू में स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं? 8,000, एक्चुअल आवर कितने हैं? 7500, स्टैंडर्ड रेट कितना है? 50। सर सॉल्व कर लो ना, 25,000 फेवरेबल आंसर आएगा। ए विल बी योर करेक्ट आंसर, 25,000 फेवरेबल। और लास्ट जो एमसीक्यू था आपका 15th वन इज एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट इज 15%। रिटर्न पता चल गया आपको 15% है। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिटर्न ऑफ प्रोजेक्ट 1 का स्टैंडर्ड डेविएशन 20 और सेकंड प्रोजेक्ट का स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है, तो आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 1, 2 का निकालना है। सीवी निकाल के देना है। सर सीवी का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रिटर्न, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रिटर्न। पहले का स्टैंडर्ड डेविएशन है 20
रिटर्न 15 तो 20 डिवाइड बाई 15 1.33, सेकंड का स्टैंडर्ड डेविएशन है 10 और रिटर्न वही 15.66। सर फाइनल आंसर विल बी बी, प्रोजेक्ट 1 का 1.33 और प्रोजेक्ट 2 का 0.66। तो ये 15 एमसीक्यू आपके एग्जाम में पूछे गए, बिल्कुल बेसिक्स है। 9 एमसीक्यू प्रैक्टिकल और 6 एमसीक्यू थ्योरेटिकल है, तो अच्छा पैटर्न है। 18 नंबर का अगर अपने को प्रैक्टिकल मिल जाता है 30 में से, और सर बेसिक्स है, अगर आपने सिलेबस करा हुआ है पूरा का पूरा और कॉन्सेप्चुअली करा हुआ है, आप बहुत इजीली 30 में से 30 नंबर भी ला सकते हो। 18 में से 18 प्रैक्टिकली तो आने ही है, बाकी थ्योरेटिकली एमसीक्यू डिपेंड करता है आपने किस तरीके से प्रिपेयर किया है। बट 30 आउट ऑफ 24 26 मार्क्स लाना इसमें एज सच कोई मुश्किल बात नहीं है। बाकी आप अपना एनालिसिस करो, आपके एमसीक्यू कितने ठीक हुए। सर इसके बाद सेक्शन बी डिस्क्रिप्टिव है। ऑलरेडी मैं बोल चुका हूं, बार बार बोल रहा हूं, दोबारा बोल रहा हूं कि डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशन हम बाद में आपके लिए लेकर आएंगे, सारे सब्जेक्ट के लिए लेकर आऊंगा जो भी मेरे सब्जेक्ट्स हैं, बट एक एक करके थोड़ा थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, बट लेकर आएंगे जैसे हर बार आपके लिए लेकर आते हैं। एमसीक्यू बता दिया क्योंकि एमसीक्यू में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता और बच्चों को थोड़ा सा जल्दी भी रहती है मेरे एमसीक्यू कितने ठीक हुए, क्योंकि अगर किसी के 15 में से 15 एमसीक्यू ठीक हो गए, 30 में से 30 नंबर आने वाले हैं, तो सर निस्फिकर हो जाओ, सिंपल सी बात है, अपने अच्छे खासे मार्क्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। सेक्शन बी का एक बार एनालिसिस जस्ट छोटा सा कर रहे हैं कि कौन कौन से चैप्टर क्या वेटेज अपने को देखने को मिल रही थी। सर 7 में से 5 क्वेश्चन करने होते हैं, ये तो पैटर्न हर पेपर का ही है, हर क्वेश्चन 14 मार्क्स का होता है, ये भी पैटर्न सेम चलता है। देखो जो क्वेश्चन नंबर 2 था, इसमें एक सबसे पहले तो थ्योरी डाल दिया, डिस्टिंग्विश बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और मैंने आपको कल ही बताया था 1 डे बिफोर एग्जाम स्ट्रेटजी में, अगर आपको थ्योरी पढ़ के जानी है तो मॉड्यूल नंबर 1 जो है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वो पढ़ के जाओ, उसमें से आ जाएगा। और ये 7 नंबर का सबसे पहले वहीं से आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद जो 2 का बी पार्ट था, बी पार्ट सर आपको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में से देखने को मिल रहा है 7 नंबर का। ऑलरेडी आपको बताया हुआ था कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में से आपको एक 7 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, और सेम क्वेश्चन आप अपनी क्लासेस में करके जाते हो। आई थिंक फिगर्स में भी डिफरेंस, में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस हो तो हो, बट मुझे तो ये फिगर्स भी ऑलमोस्ट सेम ही लग रही है, डिफरेंस देखने को लग भी नहीं रहा, हो सकता है बीच में एक आध फिगर में चेंज कर दिया हो। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 था, वो एक सिंगल क्वेश्चन आपको 14 मार्क्स का दे दिया गया। सर सिंगल क्वेश्चन आपको 14 मार्क्स का दे दिया गया, और ये क्वेश्चन डिसीजन मेकिंग में से ही लग रहा है। बिल्कुल डिसीजन मेकिंग, एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग इन डिसीजन मेकिंग जो है, उसमें जो आप लिमिटिंग फैक्टर के क्वेश्चंस देखते हो, सर उसी में से ये क्वेश्चन है। मैंने आपको बोला भी था लिमिटिंग फैक्टर वाले जो क्वेश्चन है अच्छे से करके जाना, उसमें से आपको 14 मार्क्स तक के भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, और मिला इसमें। देखो ये कल मैंने बताया था आपको 1 डे बिफोर एग्जाम स्ट्रेटजी में, एमसीक्यू 30 नंबर पता ही है, चलो इसमें तो मैं क्या ही बताऊं, बट 18 नंबर का प्रैक्टिकल अच्छा मिल गया। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग 7 नंबर दिख गया क्वेश्चन अपने को। एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग इन डिसीजन मेकिंग लिमिटिंग फैक्टर 7 से 14 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया था। सॉल्यूशन में जल्दी लेके आऊंगा, फुल फ्लेज डिटेल में सॉल्यूशन लेके आऊंगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए जो था, वो आपको मार्जिनल कॉस्टिंग में से 7 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल गया। मार्जिनल कॉस्टिंग में से 7 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल गया, और साथ में जो बी पार्ट है, बी पार्ट जो है सर, ये फिर से आपको एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग इन डिसीजन मेकिंग में इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव चॉइसेस जो है, इसमें से देखने को मिल गया कि ऑर्डर एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है। ये आपके पास काफी सारे ऑप्शंस हैं, इसमें से आपको बेस्ट सिलेक्ट करके देना होता है। सेम क्वेश्चन आपने अपनी क्लासेस में करा हुआ है। फिगर्स की मैं बात करूं तो फिगर्स में भी सेम हो, में भी थोड़ा वो डिफरेंट फिगर्स में देखने को मिल जाए, बाकी सेम क्वेश्चन आपने अपनी क्लासेस में करा हुआ है, इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव चॉइसेस का क्वेश्चन है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 था, वो आपको पूरा पूरा एक 14 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिल गया सर, पूरा पूरा एक 14 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिल गया आपको, और वो भी बजट एंड बजटरी कंट्रोल में से ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया। मैंने बोला भी था 14 मार्क्स का सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है, और वो भी कैश बजट का क्वेश्चन है, तो सर कैश बजट का ये क्वेश्चन है आपका 14 मार्क्स का, तो ऑलमोस्ट सब कुछ ठीक फिट बैठ रहा है अभी तक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6A की बात करें तो सर 6A इज फ्रॉम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, 7 नंबर का ये क्वेश्चन था। और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में देखो कोई ऑप्शन तो होता नहीं, अपने पास सब कुछ ही पढ़ के जाना होता है।
तो ये देखो यहाँ पे आपको बोला था कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में प्रैक्टिकल क्वेश्चन सारी ही करके जाना, 7 से 14, बट 7 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। और ये जो बी पार्ट है ये आपको फिर से 7 नंबर का एक बजट एंड बजटरी कंट्रोल में से क्वेश्चन दे दिया। मतलब बजट एंड बजटरी कंट्रोल इस बार 21 मार्क्स की वेटेज के साथ आया, 14 मार्क्स कैश बजट। और ये सेम क्वेश्चन आप अपनी क्लासेस में करके जाते हो सर, फिगर भी सेम है, फिगर भी सेम है, ये 3250 1200 25% सब कुछ सेम है। प्रोडक्शन बजट, परचेज बजट, सर बोला था आपको प्रोडक्शन बजट और परचेज बजट आप पढ़ के जाना। 14 की बजाय 21 मार्क्स का क्वेश्चन है बजट एंड बजटरी कंट्रोल में से, एज इट इज क्वेश्चन है ये वाला, तो फिगर भी चेंज नहीं है। इसके बाद 7A का जो पार्ट है सर, 7A जो है मार्जिनल कॉस्टिंग में से नहीं है लग रहा है यहाँ पे, बट ये ईवीए का क्वेश्चन है, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का क्वेश्चन है। सर आपको बताया था कि इकोनॉमिक वैल्यू एडेड पढ़ के जाना, 7 नंबर का क्वेश्चन आपको इसमें से देखने को मिलेगा। तो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड आपको बोला था, टोटल मैंने 14 मार्क्स का बोला था, बट 7 मार्क्स का ही दिख रहा है फिलहाल तो। और लो सर ये भी बी पार्ट जो है वो भी 7 नंबर का क्वेश्चन आपको लर्निंग कर्व में से, तो सर ये लो लर्निंग कर्व, तो इसमें से भी आपको 14 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिल गए। और ये भी ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन ही आप करके जाते हो आई थिंक सर, आई थिंक सेम ही क्वेश्चन आप अपनी क्लासेस में करके जाते हो। अगर मैं ओपन करके देखूं एक बार आपके सामने ही, तो सर ये क्वेश्चन था आपका, आपके क्वेश्चन एग्जाम का क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन हम अपनी क्लासेस में कराते हैं, सेम क्वेश्चन है। सर मुझे तो लग रहा है कोई फिगर में भी चेंज नहीं है, हाँ एक जगह चेंज किया इन्होंने, 80% की जगह 90% किया है बस। हमारे क्वेश्चन में 80% था, बाकी वहां पे 90% है। सर बाकी कोई चेंज लग नहीं रहा मुझे, ये 60 रुपए, 6 रुपए, 2 रुपए और 75, ये 1 रुपए को 2 रुपए कर दिया, तो बस इसी तरीके से चेंज किया, बाकी ऐसा कोई चेंज है नहीं। और जब दिखाई रहा हूं मैं आपको, तो सर ये वाला क्वेश्चन भी मुझे सेम फिगर के साथ ही लग रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो भी एक बार अगर देखा जाए बजट एंड बजटरी कंट्रोल में, ऐसा क्वेश्चन तो हम बिल्कुल करते हैं, बट बात बस ये है कि क्या हम सेम फिगर के साथ करते हैं या फिर फिगर अलग अलग है। तो सर फिगर्स में भी अलग अलग हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती। सर 5 6 7 7.5 और 8, 5 6 7, सर सेम क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन था। और ये देखो 25%, 30%, 3,250 और 1,200, सर 30 25 3,250 1200, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था सर, कोई फिगर में चेंज ही नहीं था, फिगर में भी चेंज नहीं था। तो ऑलमोस्ट ये सेम क्वेश्चन जो हैं वही आपको यहां पे देखने को मिल रहे हैं। और सर मुझे लग रहा है ये जो 6A क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन जो 6 का ए पार्ट है, ये भी मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सेम क्वेश्चन था। अपने नोट्स में एक बार स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी अगर ओपन किया जाए, मे बी फिगर चेंज हो, मे बी ना भी हो, बट मुझे सेम ही लग रहा है ऑलमोस्ट। सर मुझे ऑलमोस्ट सेम ही लग रहा है ये क्वेश्चन भी, ये वाला 43 जो है मेरे बुक का, और आपके पेपर का क्वेश्चन ये रहा सर, 20 रुपए, 4 रुपए, 12,000, 15,560। सर बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, 295, 62, 500, 74,000 घंटे, 8,000, 180, 10,000, 210 और 14,270। सर बिल्कुल सेम क्वेश्चन, विदाउट फिगर चेंज क्वेश्चन पूछे गए हैं, विदाउट फिगर चेंज क्वेश्चन पूछे गए हैं सर, विदाउट फिगर चेंज ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपसे। अगर आप इस तरीके के पेपर को टफ अगर कहोगे तो दिक्कत हो जाएगी, हालांकि अभी तक किसी बच्चे ने टफ बोला नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। सर इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 था, डिसीजन ट्री का क्वेश्चन था, 7 नंबर की वेटेज का। और डिसीजन ट्री भी बताया होगा आपको, बिल्कुल बताया होगा कि डिसीजन मेकिंग में से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। 7 से 14 नंबर डिसीजन ट्री आपको बोला था पढ़ के जाना, आप ऑफकोर्स जरूर पढ़ के गए होंगे। इसके साथ सर 7 नंबर का एक थ्योरी क्वेश्चन अटैच किया गया था। तो ऑलमोस्ट जो 1 डे बिफोर एग्जाम स्ट्रेटेजी बताई गई थी, उसमें अगर मैं बात करूं
तो काफी कुछ फिट था सर। 7 नंबर का डिसीजन थ्योरी में से आया, 7 नंबर का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में से 14, बजट एंड बजटरी कंट्रोल देखो टॉपिक तो यही थे, 21 नंबर का आ गया, उसी में से जो टॉपिक बताए थे तो 35, 14 नंबर का यहां से आ गया 49, और सर 14 नंबर का इसमें से आ गया 63, और 7 नंबर का इसमें से आ गया 70। चलो ये छोड़ दो, मैंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं बताया था फिर भी, तो 63 और 7 का ये 70 और 30 एमसीक्यू। सर 100 नंबर का पेपर तो कवरेज हो ही रहा है, और हम तो नॉर्मली 80 प्लस ही बोल के चलते हैं कि 80 प्लस 85 प्लस जो है, इतने मार्क्स के क्वेश्चन आपको जो हम सिलेक्टिव बता रहे हैं उसमें से देखने को मिल सकते हैं। तो आज की देखो वीडियो का मेन पर्पस क्या था? मेन पर्पस था एमसीक्यू का सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस करना, जो कि इजी थे 15 एमसीक्यू, जिसका मैंने आपको सॉल्यूशन दिया है। अगर आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल था, अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपके दोस्तों को भी तो एनालाइज करने दीजिए कि उनके कितने एमसीक्यू ठीक है। फुल फ्लेज आंसर ऑफ कोर्स मैं आपके लिए हमेशा की तरह लेकर आऊंगा। हमारा जो मोबाइल ऐप है डाउनलोड करके रख लीजिए, क्योंकि जो भी पीडीएफ वगैरह हम प्रोवाइड करवाते हैं आजकल, वो टेलीग्राम चैनल के थ्रू प्रोवाइड ना करवा के आपको हमारी मोबाइल ऐप के थ्रू प्रोवाइड करवाते हैं। क्योंकि टेलीग्राम चैनल में क्या होता है, वो 200-300 मैसेज के बाद निकल जाता है, जबकि मोबाइल ऐप पे वो हमेशा के लिए आपके लिए अवेलेबल रहेगा। भले ही आप 6 महीने बाद भी वहां से डाउनलोड करना चाहेंगे तो इजीली आप वहां से डाउनलोड कर पाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे मोबाइल ऐप का लिंक गिवन है। हाँ, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करके छोड़ लीजिए, क्योंकि जो भी हम यूट्यूब पे वीडियो वगैरह डालते हैं उसका लिंक हम वहां पे शेयर कर देते हैं, तो आपको इजीली वहां से मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। कोई भी अपडेशन वगैरह होगी वो भी आपको टेलीग्राम चैनल के थ्रू मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर छोड़ लीजिए। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।